दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जो कि एक रेप ऑफेंस है जो कि हरियाणा में हुआ था और डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के अंदर। यहाँ पर 22/12/2021 को एक महिला ट्रैवल कर रही थी पनवल टू बाणगढ़ ऑटो रिक्शा पे, और उसने एक एलिगेशन लगाया था राजू पर कि उसने उसको फोर्सफुली एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके गया था जहां पर रिंकू नीरज वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे। राजू, रिंकू और नीरज ने इसका रेप किया और इसे धमकी दी कि अगर इस फैक्ट को वो किसी के आगे डिस्क्लोज करती है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। विक्टिम की स्टेटमेंट को नोट कर लिया गया तथा मेडिकल ऑफिसर के सामने भी इसने एक स्टेटमेंट दी और 164 के अकॉर्डिंग इसके बयान भी दर्ज कर लिए गए। उससे पहले जो एफआईआर कटी थी वो एफआईआर नंबर 471 जो कि 24/12/2021 को लॉन्च हुई थी, जिसके जो सेक्शन लगाए गए थे आईपीसी के 376D, 365, 506 आईपीसी। 376D गैंग रेप का ऑफेंस होता है। 365 किसी को एबडक्ट करना यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। 506 का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर उस पर कोई अत्यधिक इंजरी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो 506 की धारा लगती है। इस केस का जो ट्रायल हुआ वो सेशन कोर्ट में हुआ। एडिशनल सेशन जज ने इन तीनों को आरोपी बनाकर ट्रायल किया, जहां पर कन्विक्शन जो हुआ 14/9/2023 को और ऑर्डर ऑफ सेंटेंस 18/9/2023 को एक जजमेंट दे दिया गया और सेंटेंस भी प्रोवाइड करा दी गई। इन 16 प्रोसिक्यूशन जो विटनेस थे इनकी ट्रायल लेने के बाद जो एडिशनल सेशन जज ने एक सेंटेंस प्रोनाउंस किया, उस सेंटेंस में राजू, रिंकू और नीरज को दोषी करार देते हुए अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग सजा दी गई। राजू को 365/34 आईपीसी के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई गई, साथ में 20,000 रुपए का फाइन। 376D का अपराधी साथ में 34 सेक्शन 20 साल की सजा तथा 20,000 रुपए का फाइन, और 506 का भी आरोपी राजू को बनाया गया जिसके अंदर 7 साल की सजा और 20,000 रुपए का फाइन। अगर ये 20,000 रुपए का फाइन नहीं भरा जाता तो 1 साल की आरआई और एक्सटेंड हो जाएगी। रिंकू और नीरज पर 506 और 376D लगाए गए और उसमें सजा सुनाई गई। जो 376D में 20 साल की सजा और 20,000 रुपए फाइन और 506 में 7 साल की सजा और 20,000 रुपए फाइन। अगर ये 20,000 रुपए पे नहीं किए जाते हैं तो 1 ईयर की पनिशमेंट। और यहां पर 365 इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि इन्होंने एबडक्ट नहीं किया था, ये ऑलरेडी प्लेस पे पहले ही मौजूद थे। अब इसके बाद इन एक्यूज ने हाई कोर्ट में अपील किया, जहां पर हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों का संज्ञान लिया और उसके बाद एक जजमेंट डिलीवर किया। मैं आपको वो तथ्य बताना चाहता हूं, वो मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूं जिस बेस पे हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया। ये जो केस की सुनवाई की जस्टिस सीबल और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने, डबल बेंच के आगे ये केस रखा गया था। यहां पर जो एक्यूज के एडवोकेट थे, जो अपीलेंट के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम थी, जो स्टेटमेंट दी गई क्रॉस एग्जामिनेशन के समय, तो वहां पर जो विक्टिम थी उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है और सब कुछ हुआ है वो मेरी कंसेंट के साथ हुआ है। और विक्टिम ने यह भी बताया कि 22/12/2021 की घटना है और 24/12/2021 को उसका मेडिकल हुआ था जिस दिन एफआईआर लॉन्च हुई थी। और ये सब कुछ टेस्टिफाई किसने किया था? विक्टिम ने, जो सेकंड इसमें फैक्ट है। जो थर्ड फैक्ट है कि इस विक्टिम को हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि ऐसा माना गया था जो एविडेंस के बिहाफ पे कि इसने कहीं प्रेशर में आकर, अपनी फैमिली के प्रेशर में आके और पुलिस ऑफिसर के प्रेशर में आकर ऐसी स्टेटमेंट दी थी। और जो चौथा फैक्ट था, चौथे फैक्ट के अंदर यह बताया गया था कि जो मेडिकल ऑफिसर थे जिन्होंने इनकी स्टेटमेंट को नोट किया था और बॉडी को चेक किया था, वो वहां पर कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी विक्टिम की बॉडी पर नहीं थी। फिफ्थ जो
फैक्ट था, उसके अंदर हस्बैंड जो कि विक्टिम का था, उसने ये बोला कि मुझे इस केस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे केवल इतना पता है कि यह एक सपा सेंटर में वर्क करती है और इंसिडेंट वाले दिन यह 6 बजे ऑटो रिक्शा से घर पे आई थी। जो क्राइम सीन पे एक हेयर कलेक्शन मिली थी, उस हेयर कलेक्शन को फोरेंसिक लैब में भेजा गया तथा एक्यूज का ब्लड सैंपल लिया गया, तो उनको उनके बायोलॉजिकल ओरिजिन को भी मैच किया गया, तो वो भी वहां पर मैच नहीं हो रहा था। जो 7th पॉइंट था, जो ब्लड और सीमन जो पाए गए थे विक्टिम के पैंटी के उसके अंदर, तो अंडरवियर्स के अंदर जहां पर उनकी डीएनए प्रोफाइल मैच नहीं हो रही थी, यानी कि एक्यूज के साथ वो सीमन का और ब्लड का क्या नहीं हो रहा था, मैच नहीं हो रहा था। ये सारे तथ्य रखने के बाद हाई कोर्ट ने जो सेशन कोर्ट का जजमेंट था उसको सेट असाइड कर दिया और इन तीनों आरोपियों को कस्टडी से रिलीज होने का ऑर्डर दे दिया, अगर इनके खिलाफ कोई और केस पेंडिंग नहीं है तो। यानी कि जो सेशन कोर्ट का जजमेंट था, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उसे सेट असाइड कर दिया और इन तीनों को, राजू, रिंकू, नीरज को कस्टडी से रिलीज होने का आदेश दे दिया, अगर इनके खिलाफ कोई भी केस पेंडिंग नहीं है तो।